Hello guys, I am Padma Patel. Welcome to my PCM learning channel. हमारा स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 जहाँ से हमारा बाकी था पार्ट 1 में हमने सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस के बारे में समझा था। नाउ हम जहाँ से बाकी है हमारा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेन एंड फो का टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहां से हमारा बाकी था पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस दिन मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जैसे हम बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है, पर उसके साथ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड नहीं होते हैं। तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है और किस तरह हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ बताया है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, इडली एंड डोसा बैटर, अल्कोहल, कर्ड एंड चीज। मतलब इडली और डोसा जो हम खाते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले बैटर बनाना पड़ता है। बैटर बनाने के लिए क्या है, उसको फॉर्मेंट करना पड़ता है। फॉर्मेट करते हैं तभी तो इडली और डोसा एकदम सॉफ्ट एंड फूले हुए बनेंगे ना। इसीलिए हमें ये बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो ईस्ट यूज करते हैं। फिर हमारे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, कर्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस जो यूज होता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जो लैक्टोबैसिलस एंड यीस्ट वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या देता है? बुखार आता है, कुछ होता है, तो नॉर्मल दवाई से अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो वो हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रामाइसिन, वो सब प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर पोलियो वैक्सीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। yeast and bacteria from that kind of microorganisms used for making vitamin B complex, ये बनाने के लिए यूज होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए। फिर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी ये हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं। माइक्रो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मिनरल इनटू सिंपल फॉर्म एंड हाउ आर दे हेल्पिंग, मतलब वो किस तरह मिनरल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में किस तरह हेल्प करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग, हमेशा वो खराब नहीं होते हैं। मतलब सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो बैड नहीं होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि हमारे फूड प्रोडक्शन में तो यूज होते ही है, पर दवाइयाँ बनाने में और सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में भी वो हमें यूजफुल होते हैं। फॉर हेल्थ डिकम्पोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, उसमें भी यूज होते हैं। कि किस तरह? तो ये हमारा जो रियली हमारा डिकम्पोजिशन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें रियली हमें हेल्पफुल होते हैं। इफ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोबेबली समटाइम्स समथिंग दैट विल डेड ऑलवेज रिमेन अर्थ सरफेस, इट विल नेवर डिकम्पोज एंड व्हाट विल हैपन? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो अर्थ सरफेस डिकम्पोज नहीं होता और क्या होता? नॉट लिविंग थिंग्स, एनली डेड बॉडीज, कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं बचती, ओनली डेड बॉडीज ही होती। तो एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सब चीजों को डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सो दे आर नॉट ऑलवेज बैड फॉर अस, समटाइम्स इट इज गुड फॉर अस। मत ये सारे जो है हमेशा हमारे लिए बैड नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे के लिए गुड भी होते हैं मोस्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, ये यहाँ पे देखिए ईस्टल एंड लैक्टोबैसिलस मैंने दिखाया है। इस तो ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस है वो काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैनी थिंग्स।
तो ये हमारे ध्यान में पहले आते हैं, बाकी सब चीज़ अलग अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पर ये मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे फूड प्रोडक्शन, मेडिसिन वगैरह में, सब में। तो नेक्स्ट हमारा आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं, डिसीज। Let's understand about disease. There are, according to classification, two type of disease: communicable disease and non-communicable disease. सबसे पहले communicable disease. What is a communicable disease? तो communicable means disease that do not spread one person to another. मतलब ऐसा disease जो एक person से दूसरे person में communicable मतलब एक सॉरी कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कॉलेरा और ट्यूबरक्यूलोसिस। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी है, समझो हमें खांसी आ रही है और हमने खांसी खाते समय हमारा हाथ मुंह पे रख दिया और वही हाथ हमने किसी से सहन से किया, तो क्या होगा? हमारी जो सर्दी खांसी के जो जर्म्स हमारे हाथ पे लगे थे वो उसको पास मतलब उसके पास जाएंगे और उसको भी वो सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड हो जाएगी। उसी तरह कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस का सेम इफेक्ट होता है। इसी तरह वो एक मतलब स्प्रेड होते हैं, उसकी चीजें अगर यूज करो या फिर समझो कि किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी होता है, एक आप टीवी में देखा होगा, पान तमाखा गुटखा वगैरह खाने से ये ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, जिसमें गले मतलब हमारे मुंह के अंदर ये कैंसर जैसे गांठें बनने लगती है और वो निकाल देने पे शायद बच भी, बहुत कम चांसेस होते हैं, पर मोस्टली इसमें वो जानलेवा होते हैं हमारे लिए। तो वो अगर किसी को हुआ है और उसकी कोई चीजें हमने यूज की है, जैसे कि उसने पानी पिया और वही ग्लास से हमने पानी पी लिया, तो इससे भी स्प्रेड होता है कम्युनिकेबल डिसीज। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसके पास हम गए, उसके चीजें यूज की, पानी पिया या फिर उसकी बेडशीट वगैरह यूज हमने की, तो हार्ट अटैक उसको हुआ, हार्ट अटैक तो हमें नहीं हो सकता, तो वो है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। जबकि ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे कि किस तरह ये स्प्रेड होते हैं, हाउ टू स्प्रेड डिसीज। तो फर्स्ट स्लाइड है, ये स्लाइड में हमने फर्स्ट बॉक्स में लिखा है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड। ये डिसीज स्प्रेड होने का रीजन क्या है? फर्स्ट कॉन्टामिनेटेड मतलब खराब हुआ, बासी खाना खाने से होता है, तो वॉमिटिंग होती है, उसमें वॉमिटिंग होने लगती है हमें। फूड पॉइजनिंग अब हम बोल सकते हैं उसे, डायरिया हो सकता है। तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से हमें ये डिसीज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू। तो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कोई डिसीज हुआ है उसके थ्रू भी हमें ये डिसीज हो सकता है, जैसे कि एयर, वो ब्रीथिंग कर रहा है, छींक रहा है और उस रुमाल वो नहीं रखा है, हैंकी अपने मुंह पे नहीं रखा है, तो वो एयर थ्रू जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो हवा में फैल के हमारे पास स्प्रेड होते हुए, फ्लो होते हुए हमारी बॉडी में एंटर होंगे और हमें भी वो इन्फेक्ट करेगा। फिर वाटर, जैसे मैंने अभी बताया कि उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका पिया हुआ पानी अगर हम पी लेते हैं, ये तो होता है। फिजिकल कांटेक्ट, तो फिजिकल मतलब उसके टच में आना, उसके पास बैठना करना, उसकी बेडशीट या चीजें यूज करेंगे, बैठेंगे, तो भी ये इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाने की वजह से हमें ये हो सकता है। उसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल। इंसेक्ट्स एंड एनिमल के थ्रू भी हमें डिसीज स्प्रेड होते हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटोस के काटने से, स्टिंग करने से हमें होता है। फिर रेबीज, रेबीज डॉग या मंकी अगर हमें काट ले तो हमें रेबीज होते हैं। अगर रेबीज हो जाए तो हमें उसकी वैक्सीन लगानी पड़ती है, अदरवाइज लॉन्ग लास्टिंग हम उनकी तरह
बिहेव करने लगेंगे एज अ डॉगी या एज अ मंकी। नेक्स्ट हमारा रेड बाइट फीवर, ये एडिस मॉस्किटो के काटने से या स्टिंग करने से होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट 1 मिनट। मतलब ये जो है हमारे जो डिसीज स्प्रेड होते हैं वो सारे डिसीज जो है वन पर्सन कम्युनिकेबल डिसीज, तो इस तरह स्प्रेड होते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड थ्रू, एक इन्फेक्टेड पर्सन के अलग अलग चीजें या यूज करने से या उसके पास वाली एयर हमारे बॉडी में एंटर होने से, ये सब फिर इंसेक्ट्स या एनिमल के काटने की वजह से भी हमें ये हो सकता है। तो अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा खाना खाए तो भी हमें वो डिसीज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अभी कौन कौन से डिसीज, जस्ट 1 मिनट, डिसीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके थ्रू हमें डिसीज होते हैं प्लांट में या एनिमल में। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एनिमल, पर सबसे अंडरस्टैंडिंग वाला और सबसे समझदार एनिमल हम अपने आप को कह सकते हैं। तो ये जो है फुट माउथ डिसीज, एंथ्रैक्स, रिंगवॉर्म, वो सब एनिमल्स में होते हैं। और फिर है प्लांट के अंदर तो रस्ट ऑफ वीट फंगी, सिट्रस कैंसर बैक्टीरिया, येलो वेन मोज़ेक, भिंडी वायरस, ये सारे प्लांट्स में होते हैं डिसीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट और एनिमल में कौन कौन से डिसीज होते हैं वो हम यहाँ पे ये स्लाइड में मैंने दिखाया है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले एनिमल के अंदर देखो मैंने आप बताया कि फुट एंड माउथ डिसीज, यहाँ ये फोटो में आप देख सकते हो मुंह पे या हाथों पे इस तरह की फोड़ियां हो सकती है, रेडनेस आ जाती है और बहुत पेनफुल होता है ये। फिर है एंथ्रेक्स डिसीज। एंथ्रेक्स डिसीज एनिमल में आपने देखा होगा कि बीच में थोड़े सालों पहले मुर्गियों में ये आ गए, ये डिसीज फैला हुआ था। तो वो चिकन खाने से सबको बीमार हो रहे थे, सब बीमार पड़ रहे थे। फिर पूरा नवसारी वाला फार्म हाउस से ये करना पड़ा था। तो ये सब न्यूज में हमने थोड़े सालों पहले सुना था और देखा था। तो ये एंथ्रेक्स डिसीज। फिर रिंगवर्म, रिंगवर्म आप जानते हो कि रिंग जैसा बनता है और फिर वो सर्कल लाइन चेन बढ़ती जाती है और वो भी रेडनेस सर्कल सर्कल लाइंस बनती जाती है। फिर इन प्लांट्स सिट्रस कैंसर, तो प्लांट्स के अंदर मैंने यहाँ दिखाया है, देखिए ये नींबू के ऊपर जो ब्राउन कलर्स की जो है ये लगी हुई है, तो वो सिट्रस कैंसर हुआ है। ऐसे प्लांट्स ये चीजें खाने से हमें बीमार भी हो सकते हैं। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, तो कोई गेहूं में कभी आपने देखा होगा कि हाथ में लेते ही वो चूरा एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो व्हीट खराब हो गए हैं व्हीट। तो येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी के अंदर अगर आप येलो वेन मतलब येलो कलर के उसके जो लीव्स होते हैं भिंडी के, जो प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि येलो कलर के होने की वजह से वो सारी भिंडी में एक तरह का डिसीज होने की वजह से अगर वो भिंडी हम खाते हैं तो हम बीमार होंगे, हमें कुछ ना कुछ कमी या डिफिशियंसी आएगी। जैसे कि यहाँ disease caused by animal, तो sick pets and normal pets can cause disease into our body। अगर बीमार एनिमल्स या नॉर्मल जो पेट है तो वो अगर बीमार है तो उनको भी उनको भी वैक्सीन लगती है, उनके भी अलग अलग तरीके की वैक्सीन है ताकि उनको भी हेल्दी रखा जा सके। therefore we'll have a lot of germs if we didn't wash them properly। उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए ताकि उनको कोई भी तरह का डिसीज ना रहे, और वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए अगर कोई एनिमल रेयर कर रहा है, पाल रहा है तो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिट्रस कैंसर एक्चुअली में क्या है। सिट्रस कैंसर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन लेमन एंड ऑरेंज, जिसमें बोथ फ्रूट्स हैव सिट्रस, दे हैव
साइट्रिक एसिड, सो इट इज कॉल्ड मतलब उन दोनों में साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसमें जो डिसीज होते हैं तो उसको सिट्रस कैंसर नाम दिया गया है। वीट में रस लग जाती है, फंगी जैसा होता है। फिर येलो वेन मोसेइक और भिंडी, या जानते हो भिंडी में अगर येलो कलर आ जाता है, पूरे प्लांट के लीव्स है वो येलो रंग के हो जाते हैं। इट कज बाय वायरस, वायरस से वो ऐसा होता है और उसमें वो डिसीज आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फूड प्रिजर्वेशन। अगर हमें फूड लॉन्ग लास्टिंग रखना है, बचाना है, तो फूड प्रिजर्वेशन कैसे होगा? फूड प्रिजर्वेशन, यहाँ अलग अलग चीजें मैंने बताई है कि कौन कौन सी चीजें यूज होती है। फर्स्ट शुगर, सेकेंड ऑयल एंड विनेगर, थर्ड कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव से भी हम फूड को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। चिलिंग एंड फ्रीजिंग, कैनिंग, ड्राइंग, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी हम सब धीरे धीरे समझ रहे हैं एक एक टॉपिक, कि जब हम कोई चीजें खराब होने लगती है तो उसको बचाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए क्या करते हैं? ये सारी फूड प्रिजर्वेशन में जो अभी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट वाला, कि जब हम अचार बनाते हैं पिकल में से, तो उसमें ज्यादा नमक डालते हैं। पहले नमक डाल के उसको थोड़े दिन रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसका अचार बनाया जाता है, ताकि पूरे साल वो खराब ना हो। तो ये कॉमन सॉल्ट के मदद से भी हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव से भी हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव खास करके हमारे जो रेडीमेड अचार या जैम होते हैं उसमें ये यूज किए जाते हैं। मार्केट के अचार में या जैम में वही होता है। फिर लॉट ऑफ शुगर, बहुत सारी शुगर से, जैसे कि हम मीठा मुरब्बा या कुछ बनाते हैं तो शुगर से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे फूड को। विनेगर, विनेगर से भी ऐसा होता है, कोई चीज होती है जैसे कि हमारे टोमेटो सॉस वगैरह में विनेगर डाला जाता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रह पाए। तो हमारे फूड को बचाने के लिए ये सारे प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। फिर हमारी नई मेथड है चिलिंग एंड फ्रीजिंग। चिलिंग एंड फ्रीजिंग में क्या किया जाता है कि कोई भी चीज को लॉन्ग फ्रीज में रखा जाता है और फ्रीज किया जाता है। जब हमें यूज करना होता है तभी उसको निकाला जाता है। तो ये फ्रीजिंग से भी फूड प्रिजर्व हम कर सकते हैं। वो फ्रीजिंग में इसलिए बचा सकते हैं कि अगर हम फ्रीजिंग कर दे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होते और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है, बच जाता है। फिर है हमारी ड्राइंग एंड कैनिंग मेथड। कैनिंग में एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है चीजों को। फिर ड्राइंग मेथड मतलब धूप में सुखाकर फिर स्टोर किया जाता है, ड्राई करके, जैसे कि हमारे पल्सेस जो होते हैं वो। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं कि वो चीज को पहले गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है। जैसे कि हमारा दूध, दूध को हमें बहुत दिनों तक अच्छे से रखना है तो पहले गर्म करके फिर ठंडा करते हैं। फिर थोड़े घंटे 10-15 घंटे हो जाएंगे तो वापस उसको गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ऐसे अगर उसको रखा जाए तो 4 से 5 दिन तो हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो बिगड़ेगा नहीं। कैनिंग में हमें एयर टाइट करके कंटेनर में उसको जो भी चीज हमें रखनी है उसको स्टोर कर दिया जाता है, जिससे एयर अंटर ना हो और अंदर के माइक्रोब्स जो है रिप्रोडक्शन ना कर सके, इंक्रीज ना हो। ड्राइंग मेथड मैंने आपको बताया कि अभी सनलाइट में कोई भी चीज को ड्राई करके फिर वो चीज को स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि ड्राई में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के लिए मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर नहीं होगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी हुई फूड प्रिजर्वेशन मेथड। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें पूरी नाइट्रोजन साइकिल कैसे कंप्लीटली वापस वो साइकिल कंप्लीट होती है वो टोटली हम समझेंगे। देयर इज अ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे आप पेड़ देख रहे हो, पेड़ के नीचे जो रूट्स है
वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो जमीन के अंदर, वो ले लेंगे। प्लांट में जो रूट्स मीन्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं तो रूट्स के थ्रू प्लांट के ऊपर टॉप तक पहुंचता है। ऊपर तक पहुंचने के बाद क्या होता है, वो प्लांट्स के लीव्स जो है, क्योंकि रूट्स में तो ले लिए पर पूरे प्लांट्स में लीव्स वगैरह को दे दिया, अपने प्लांट्स में वो प्रोवाइड कर दिया। फिर वो प्लांट्स, ये एनिमल्स जो है, यहाँ मैंने काऊ दिखाया है, ऐसे कोई भी एनिमल्स जो हर्बीवर्स है, प्लांट्स और लीव्स खाते हैं, वो खा लेता है। जब वो एनिमल प्लांट्स खा लेता है, फिर जब उसकी डेथ हो जाती है कुछ सालों के बाद, तो जो नाइट्रोजन रोज वो प्लांट्स वगैरह खा के उसके अंदर प्लांट के थ्रू गया है, या फिर अगर वो जिंदा भी है तो उसका वेस्ट निकलता है, जो काऊ डंग वगैरह जो होता है वो बोल रही हूँ मैं। तो वे जो वेस्ट एनिमल वेस्ट निकलता है, वो एनिमल वेस्ट में भी नाइट्रोजेनिक वेस्ट होता है। तो वो वेस्ट का क्या होगा, जमीन के अंदर जाएगा, सॉइल पे, और सॉइल के साथ के अंदर मिलके जो जमीन के अंदर के बैक्टीरिया के साथ मिलके वो नाइट्रोजनस जो है गैसियस में से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और वापस वो नाइट्रोजन जहां से लिया था वहां जमीन में फिक्स हो जाएगा, या फिर गैसियस फॉर्म वाला नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जमीन में गया, मतलब नाइट्रोजन वापस जहां रूट्स ने उस रूट्स में से प्लांट्स ने लिया था वहां पे जमीन में आ गया, और एटमॉस्फेयर में जो था वो एटमॉस्फेयर में आ गया। इस तरह यह एनिमल मतलब नाइट्रोजन साइकिल्स कंप्लीट हुई। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, फिक्स हो गई नाइट्रोजन, यहाँ पे फिक्स हो जाता है। नाइट्रोजन प्लांट्स ने ली, फिर वो प्लांट्स को किसी एनिमल ने खा लिया। अब वो एनिमल्स यहाँ पर मर गया, या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट था वो नाइट्रोजन, मतलब जो वेस्ट हमें मिला, वो नाइट्रोजन उसे बैक्टीरिया ने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो जमीन के बैक्टीरिया थे उसने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वापस वो प्लांट को मिला, और पूरा बैलेंस है, जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, उसका पूरा नाइट्रोजन का बैलेंस हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुई। आई होप आप अच्छे से समझ गए हो गया। होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल, कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में आप अपने में जो है सुझाव, सजेशन, वो प्लीज जरूर लिखें कि आप मेरी वीडियो में क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस पर जरूर ध्यान दूंगी। थैंक यू गाइस, गुड बाय।